भैरव डर के साथ कहता है, कौन है? कौन है वहां पर? कोई जवाब नहीं आता है। भैरव वहीं पर खड़ा रहता है। उस आदमी की आंखें देखकर भैरव इतना डर गया था कि उसकी बोलती बंद हो गई थी। उसने वैसी पीली आंखें पहली बार अपनी जिंदगी में देखी थी। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। भैरव हिम्मत करते हुए हकलाहट के साथ फिर बोल पड़ता है, मैं कहता हूँ, कौन हो तुम? जवाब दो। वो आदमी फिर कुछ नहीं कहता है। गुस्से के साथ भैरव को घूरते रहता है। भैरव हिम्मत करते हुए कहता है, लगता है तू ऐसे नहीं मानने वाला है। अभी तेरी अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। तू मुझे डराता है, मैं तुझे बताता हूँ डर होता क्या है। इतना कहकर भैरव अपने आसपास जमीन पर कुछ ढूंढने लग जाता है। उसी वक्त भैरव को एक पत्थर दिखाई देता है। भैरव उस पत्थर को उठाता है और उस आदमी पर दे मारता है। जैसे ही वो पत्थर उस आदमी के पास पहुंचता है, वो पत्थर उसे लगने से पहले ही हवा में रुक जाता है। ये सब देखकर भैरव की आंखें चौंक जाती हैं। वो पत्थर जो हवा में रुका हुआ था, वो अपनी दिशा बदलने लग जाता है और वापस भैरव की तरफ जाने लग जाता है। वो पत्थर स्पीड से भैरव के पास जाता है और उसके सिर पर लग जाता है। भैरव दर्द से कराहते हुए चीखता है। भैरव उसी वक्त जमीन पर गिर जाता है। भैरव के सिर पर खरोंच लगने की वजह से उसके सिर से खून निकलने लग गया था। उसका सारा नशा एक पल में उतर गया था। भैरव डर के साथ कराहते हुए फिर उस आदमी से बोल पड़ता है, कौन हो तुम और क्या चाहिए? वो आदमी अपने हाथ से कमली की लाश की तरफ इशारा कर देता है, पर कहता कुछ नहीं है। जैसे वो आदमी कमली की लाश की तरफ इशारा करता है, भैरव समझ जाता है कि उसे क्या चाहिए था। भैरव हैरानी के साथ उस आदमी से कहता है, क्या कहा तूने? तुझे ये लाश चाहिए? तू इसका क्या करेगा? जैसे ही भैरव ये बात बोलता है, वो आदमी फिर अपनी पीली आंखें भैरव को दिखाते हुए गुस्से से घूरने लग जाता है। वो पत्थर जो कुछ देर पहले भैरव के सिर पर लगा था, वो वापस से हवा में उठने लगता है। उस पत्थर को देखकर भैरव समझ जाता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला था। वो पत्थर वापस से उसके सिर पर लगने वाला था, इसलिए भैरव डरते हुए हड़बड़ाहट के साथ फिर बोल पड़ता है, ले जाओ, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, पर मुझको छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तुम ले जाओ इस लाश को यहाँ से। तुम्हें ये लाश ही चाहिए ना? भैरव इतना डर गया था कि उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, इसलिए उसके मन में जो आ रहा था वो बड़बड़ाते जा रहा था। भैरव धीरे से उठता है और कमली की लाश को उस आदमी की तरफ सरकाने लग जाता है। जैसे ही भैरव कमली की लाश को वापस से छूता है, वो आदमी जो अंधेरे में खड़ा हुआ था अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। उसके हाथ आगे बढ़ाते ही कहीं से ढेर सारा धुआं आने लग जाता है। देखते ही देखते हर जगह धुआं इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि भैरव को बस धुआं ही नजर आ रहा था, उसके अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। भैरव डरते हुए खुद से कहता है, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? भैरव के अंदर डर समाने लग जाता है। भैरव इतना ज्यादा डर जाता है कि उसकी रूह कांप जाती है। कुछ देर बाद जब धुआं छटता है तो भैरव देखता है कि वो आदमी जो उसे अंधेरे में नजर आ रहा था वो वहां से गायब हो चुका था। सिर्फ वो आदमी गायब नहीं हुआ था, बल्कि कमली की लाश भी गायब हो चुकी थी। वो आदमी कमली की लाश लेकर वहां से जा चुका था। इसी के साथ भैरव अतीत की यादों में से बाहर आ जाता है। इस वक्त भैरव शमशान में खड़ा हुआ था और चैटर्जी और चार्ली को उस रात का पूरा वाकया बता रहा था। भैरव अपनी बात खत्म करते हुए कहता है, वो आदमी कमली की लाश को लेकर एक पल में गायब हो गया था साहब, ऐसे जैसे उसका कोई वजूद ही ना हो। चैटर्जी भैरव पर गुस्सा करते हुए कहता है, अगर वो आदमी कमली की लाश लेकर चला गया था तो ये बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? चार्ली से ये क्यों कहा कि तुमने कमली की लाश को जला दिया? भैरव कहता है, मैं ये नहीं कहता तो क्या कहता साहब, आप ही बताइए, कौन मेरी बात पर यकीन करता कि उस रात मेरे साथ ऐसा हुआ था? बल्कि यही कहता कि तू नशे में था इसलिए कुछ भी बोल रहा है। चैटर्जी और चार्ली दोनों को भैरव का झूठ बोलना जायज लगने लग जाता है, इसलिए वो दोनों उससे कुछ नहीं कहते हैं। भैरव खुद से बोल पड़ता है, एक और कारण से ये बात मैंने किसी को नहीं बताई थी, और वो कारण ये था कि मुझे डर था कि कहीं वो आदमी वापस ना जाए और मुझे कुछ न कर दे, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चार्ली तुरंत बोल पड़ता है, तो क्या फिर कभी वो आदमी वापस आया? भैरव जवाब देता है, नहीं साहब, नहीं आया। उस रात के बाद मैंने उस आदमी को फिर कभी यहाँ पर नहीं देखा। चैटर्जी तुरंत भैरव से पूछ पड़ता है, कौन था वो आदमी भैरव? कैसा दिखता था? भैरव चैटर्जी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मुझे नहीं पता साहब वो आदमी कौन था। वो अंधेरे में खड़ा हुआ था जिस कारण मैं उसका चेहरा ही नहीं देख पाया। चैटर्जी कुछ सोचते हुए कहता है, जब वो आदमी आया था तो हर तरफ से धुआं निकल रहा था, और धुआं तो काले साए के पास से भी निकलता है। कहीं वो काला साया तो नहीं था जो कमली की लाश लेने के लिए यहाँ पर आया था?
चटर्जी अगले ही पल बोल पड़ता है, भैरव, क्या वो धुआं उस आदमी के अंदर से निकल रहा था, बॉडी में से? भैरव ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं साहब, धुआं उस आदमी के शरीर से नहीं निकल रहा था, बल्कि आसपास से निकल रहा था। चटर्जी मायूस हो जाता है और मायूसी के साथ ही कहता है, पक्का वो कोई आदमी था? भैरव झट से कहता है, हाँ साहब, वो कोई आदमी ही था। मैंने उसका हाथ देखा था। उसकी चमड़ी भी हम इंसानों की चमड़ी की तरह ही थी, पर उसकी आंखें कुछ अलग थी। मुझे तो वो कोई मायावी इंसान लग रहा था जिसके पास शक्तियां हों, ऐसी शक्तियां जिसके बारे में हम सोच तक नहीं सकते हैं। चटर्जी फिर पूछ पड़ता है, क्या वो आदमी कमली की लाश के अलावा भी कोई और लाश ले गया था? भैरव जवाब देता है, नहीं साहब, वो आदमी बस वही लाश ले गया था, बल्कि उस रात तो करीब 3 लाश और रखी हुई थी जो जलने के लिए आई थी। चटर्जी भैरव की बात पर गौर फरमाते हुए कहता है, इसका मतलब वो आदमी सिर्फ कमली की लाश को ही लेने यहाँ पर आया था। पर वो आदमी कौन हो सकता है, और उसे कमली की लाश ही क्यों चाहिए थी? चटर्जी मन ही मन सोचने लग जाता है। तारा के सपने में कमली की लाश कब्र में से निकलती हुई दिखी थी, और वो कब्र ग्रेवयार्ड कोठी के मैदान में थी। इसका मतलब कमली की लाश वहीं पर होगी, और ग्रेवयार्ड कोठी में तो वो काला साया ही है। इसका मतलब कमली की लाश उस काले साये ने उस आदमी के जरिए मंगवाई होगी। पर वो आदमी कौन हो सकता है? चटर्जी अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहता है, वो खुद काला साया तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिस वक्त कमली की लाश यहाँ से गायब हुई तब उस काले साये के पास कोई रूप नहीं था, ना शरीर। उसे तो अनुराग अंकल का शरीर 3-4 दिन पहले ही मिला है, और कमली की लाश को तो 1 महीने पहले यहाँ पर जलाने के लिए भेजा था। फिर वो आदमी कौन होगा जो उस काले साये की मदद कर रहा है? चटर्जी गहरी सोच में डूब जाता है। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कमली की लाश को ले जाने वाला आदमी कौन हो सकता था। चार्ली की तो बोलती ही बंद हो गई थी। वो तो ये सोचकर हैरान था कि चटर्जी को आखिर कैसे अंदाजा हो गया था कि कमली की लाश को अभी तक जलाया नहीं गया था। चटर्जी भैरव से कहता है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि कमली की लाश यहाँ से गायब हुई थी। भैरव तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ साहब, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं तो ये बात आपको भी नहीं बताने वाला था, वो तो आपने जबरदस्ती करी तो मुझे बताना पड़ा। चटर्जी चार्ली की तरफ देखते हुए कहता है, चार्ली चलो अब यहाँ से, अब हमें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। चार्ली के मन में बहुत सारे सवाल थे चटर्जी के लिए, पर इस वक्त वो चटर्जी से कुछ भी पूछने की हालत में नहीं था। वो डरा हुआ था। चार्ली वहीं पर खड़ा हुआ था जबकि चटर्जी ने उसे वहां से चलने के लिए कहा था। इस पर चटर्जी चार्ली पर गुस्सा करते हुए कहता है, चार्ली खड़े क्या हो, चलो यहाँ से। पहले तो यहाँ पर आने का नाम नहीं ले रहे थे, अब जब आ गए हो तो यहाँ से चल नहीं रहे हो। तुम भी ना बड़े अजीब हो। चार्ली हिचकिचाहट के साथ कहता है, चलना है साहब। कहाँ चलना है? चटर्जी मन ही मन सोचता है। मन तो कर रहा है ग्रेवयार्ड कोठी चले जाऊं, ये देखने की कमली की लाश वहां पर गड़ी है या नहीं। पर अगर वहां पर गया तो इस बार जिंदा बचकर वापस नहीं आ पाऊंगा। हर बार किस्मत थोड़ी साथ देगी। मुझे कुछ और सोचना होगा। उस आदमी का पता लगाना होगा जो उस काले साये की मदद कर रहा है। हो सकता है वो आदमी उस काले साये के बारे में जानता हो। चार्ली फिर चटर्जी से बोल पड़ता है, साहब बताइए ना कहाँ चलना है। चटर्जी गुस्से के साथ कहता है, पुलिस स्टेशन, और कहाँ चलोगे अब तुम? इतना कहकर चटर्जी अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। चार्ली भी उसी के पीछे पीछे जाने लग जाता है। शाम हो गई थी और इस तरफ हवेली के अंदर युग मायूसी के साथ कमरे के अंदर बैठा हुआ था। वो कमरे में बनी खिड़की के पास खड़ा हुआ था और बाहर बरसती काली बारिश को देखे जा रहा था। तभी उस कमरे में अभिमन्यु आ जाता है। हवेली में आने के बाद अभिमन्यु तारा से भी मिलने गया था, ये जानने के लिए कि आखिर उसने युग का हाथ पकड़कर क्या देखा था। पर तारा ने उसे भी वही अधूरी बातें बताई थी जो उसने बाकी सबको बताई थी, जिस कारण अभिमन्यु को भी समझ नहीं आया था कि आखिर तारा ने क्या देखा था। पर अभिमन्यु इतना जरूर समझ गया था कि तारा ने जो भी देखा था वो युग के लिए ठीक नहीं। युग किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। युग मायूसी के साथ खिड़की के पास ही खड़ा हुआ था कि तभी वहां पर अभिमन्यु आ जाता है। अभिमन्यु धीरे से युग के कंधों पर हाथ रखते हुए उससे कहता है, युग तू यहाँ पर क्यों खड़ा हुआ है? मैंने कहा था ना तुझसे तुझे आराम करना चाहिए। युग मायूसी के साथ ही जवाब देता है, आराम करते करते ही तो थक गया हूँ, इसलिए यहाँ पर खड़े हो गया था। अभिमन्यु पलट कर कहता है, और यहाँ पर खड़े खड़े क्या सोच रहा है? युग अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, सोच रहा हूँ कि आखिर वो काला साया क्या सोच रहा होगा। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, मतलब? युग अभिमन्यु को समझाते हुए कहता है, मतलब ये यार कि याद है तारा ने सपना देखा था जिसमें वो काला साया मरे हुए लोगों को कब्र में से निकालकर जिंदा कर रहा था। अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ याद है, वही सपना तो तारा ने अपनी शक्तियों से हम सबको भी दिखाया था ना। युग पलट कर कहता है, हाँ, और फिर तूने कहा था कि वो काला साया मरे हुए लोगों को जिंदा कर चुका है।
क्योंकि उसी के बाद से काली बारिश बरसना शुरू हुई थी जो अभी तक नहीं रुकी है। अभिमन्यु कहता है, हाँ पर तू ये सब बातें अब क्यों कर रहा है? युग अभिमन्यु से कहता है, वो इसलिए यार क्योंकि मैं सोच रहा था कि आखिर अगर उस काले साए ने मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया है तो उससे वो कुछ कर क्यों नहीं रहा है? अब तक ऐसे खामोश क्यों बैठा है? आखिर वो किस चीज का इंतजार कर रहा है अब? युग की बातों ने अभिमन्यु को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। अभिमन्यु परेशान होते हुए कहता है, हाँ यार ये बात तो मैंने सोची ही नहीं कि वो काला साया कुछ कर क्यों नहीं रहा है। आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है? उसका मकसद तो तारा की शक्तियां पाना था, पर उस रात जब तारा और यामिनी ने मिलकर उस पर हमला किया था उसके बाद से उसने कुछ नहीं किया है। युग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, कहीं उस काले साए का मकसद बदल तो नहीं गया? सदियों से है